हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ आरबीआई। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वेज एंड मींस एडवांसेस, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, जो कि आजकल काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स देखना चाहते हो, मलिक ट्यूटोरियल पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ, वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट डिटेल वीडियो लेक्चर्स की भी एंड एमसीक्यूज की भी मिल जाएंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 in accordance with the provisions of Reserve Bank of India Act 1934। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 और किस एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ये एस्टेब्लिश हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया था। कभी कभार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि आरबीआई किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे एस्टेब्लिश हुआ था, तो आपने क्या बताना है? हिल्टन यंग कमीशन। नाउ जब आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था, इनिशियली आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था वो कहां पे था? कोलकाता में। एंड जो आरबीआई था ये एक प्राइवेट बैंक था। लेकिन 1937 में जो आरबीआई है वो परमानेंटली मूव हुआ था मुंबई। एंड 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज हो गया, यानी अब फुल ऑनरशिप किसकी हो गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। यहां तक आपने कितने पॉइंट याद रखे? सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 किसकी रिकमेंडेशन पे? हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे। और किस एक्ट के अकॉर्डिंग? आरबीआई एक्ट 1934। उसके बाद अगर आपसे यह पूछा जाए कि आरबीआई का इनिशियली हेडक्वार्टर कहां पे था, तो कोलकाता में था। एंड उसके बाद मूव कब हुआ? 1937 में कोलकाता से परमानेंटली, यानी एट प्रेजेंट भी आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? मुंबई में है। ठीक। एंड जो आरबीआई है वो पहले क्या था? प्राइवेट बैंक था। लेकिन जो नेशनलाइजेशन हुआ था, यानी गवर्नमेंट का, कब बन गया? 1949 में। ओके। उसके बाद जो आरबीआई का लोगो है वो कहां से लिया गया है? वो ईस्ट इंडिया कंपनी की डबल मोहर थी, वहां से लिया गया है। यह है ईस्ट इंडिया कंपनी की डबल मोहर और यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो। इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस है इसका, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की डबल मोहर थी इसके बीच में था लाइन, लेकिन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो है यह है, यहां पे जो बीच में है यह है बंगाल टाइगर। बाकी सारा सेम है। देखो यहां पे भी पाम ट्री है और यहां पे भी पाम ट्री है। तो यह भी आपको याद रखना है, जो लोगो है आरबीआई का यह कहां से लिया गया है? ईस्ट इंडिया कंपनी की डबल मोहर से। ओके। उसके बाद आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है, लास्ट ईयर तक जो फाइनेंशियल ईयर होता था आरबीआई का वो स्टार्ट होता था 1 जुलाई से और अगले साल 30 जून को वो एंड होता था। लेकिन लास्ट ईयर 2020 से जो फाइनेंशियल ईयर है आरबीआई का वो अब चेंज हो गया। जैसे फिस्कल ईयर होता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसी हिसाब से अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल ईयर भी रहेगा। यानी लास्ट ईयर 2020 से जो फाइनेंशियल ईयर आरबीआई का स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई को और एंड कब हुआ था? 31 मार्च को। यानी कि
सिर्फ 9 मंथ्स का ये फाइनेंशियल ईयर रहा था। ये भी आप चीज याद रखिएगा, कब जो है आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है वो सिर्फ 9 मंथ का रहा है। तो आपने क्या बोलना है, 30 जून 2020 से 31 मार्च 2021। ओके, नाउ अब 31 मार्च 2021 को यह फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। उसके बाद 1 अप्रैल से जो अब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है आरबीआई का, वो कब खत्म होगा, 2022 में 31 मार्च को। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, आरबीआई वाज आल्सो द सेंट्रल बैंक फॉर 2 अदर कंट्रीज। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इंडिया का तो सेंट्रल बैंक है ही है, लेकिन आरबीआई जो है 2 और कंट्रीज का सेंट्रल बैंक रह चुका है। उनमें से जो फर्स्ट है पाकिस्तान, जून 1948 तक आरबीआई पाकिस्तान का भी क्या था, सेंट्रल बैंक था। उसके बाद जो एट प्रेजेंट म्यांमार, जिसको पहले बर्मा कहते थे, इसका भी सेंट्रल बैंक रह चुका है आरबीआई टिल 1947। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो फर्स्ट गवर्नर था वो एक ब्रिटिश बैंकर था, जिसका नाम क्या था, ऑसबॉर्न स्मिथ। ये आपको याद रखना है। एंड जिस गवर्नर ने आरबीआई के पहले नोट पे साइन किया था, पहला नोट 5 रुपीज का नोट सबसे पहले इशू हुआ था 1938 में, और इसके ऊपर जो साइन किया था गवर्नर ने वो था जेम्स टेलर। ओके, उसके बाद जो इंडिया का यानी फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई ये था सीडी देशमुख, और आरबीआई का ये थर्ड गवर्नर था, लेकिन इंडियन का ये फर्स्ट गवर्नर था, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। और एट प्रेजेंट जो गवर्नर है ये 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई है। ये भी आपको याद रखना है, कभी कभार ये पूछा जाता है। शक्तिकांत दास इज द 25th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसने चार्ज कब लिया था, 12 दिसंबर 2018। उसके बाद लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन था, बेंगाल रामाराव। कितने साल ये आरबीआई का गवर्नर रहा है, 7 years 197 days। ये चीज आपको याद रखनी नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है जो लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर है आरबीआई का वो था बेंगाल रामाराव। एंड जो शॉर्टेस्ट सर्विंग गवर्नर था आरबीआई का वो था अमिताभ घोष, जो सिर्फ 20 डेज आरबीआई का गवर्नर रहा है। एंड आरबीआई का ऐसा गवर्नर जो कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी रहा है तो वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट विमेन डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई इज केजे उद्देशी। अभी तक आरबीआई की कोई भी विमेन गवर्नर नहीं रही है, सिर्फ डिप्यूटी गवर्नर है, 3 है। उनमें से जो फर्स्ट विमेन डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई थी वो थी केजे उद्देशी, और ये कब अपॉइंट हुई थी, 2003 में। उसके बाद अगर हम डिमोनिटाइजेशन की बात करें, अभी तक इंडिया में 3 बार डिमोनिटाइजेशन हो चुकी है। पहली कब हुई थी, जनवरी 1946 में। उस टाइम पे 500, 1000 एंड 10,000 नोट्स की डिमोनेटाइजेशन हुई थी। उसके बाद जनवरी 1978 में हुई, उस टाइम पे 1000, 5000 एंड 10,000 जो नोट्स थे उनकी डिमोनेटाइजेशन हुई। रिसेंटली 2016 नवंबर 2016 में फिर से डिमोनेटाइजेशन हुई, जहां पे 500 एंड 1000 नोट्स की डिमोनेटाइजेशन हुई। यहां से एक और क्वेश्चन आपके लिए निकलता है, इंडिया में अभी तक जो सबसे हाईएस्ट करेंसी वो थी 10,000 की। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाउ जो भी अफेयर्स, जो भी काम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उसको कौन गवर्न करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें 21 मेंबर्स हैं। नाउ इन 21 मेंबर्स में से एक होता है गवर्नर, 4 होते हैं डिप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और 4 डायरेक्टर्स होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती हैं, और जो हर एक जो लोकल बोर्ड है, आरबीआई के जो लोकल बोर्ड है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। आरबीआई के टोटल लोकल बोर्ड्स कितने हैं, 4 हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली। नाउ ये जो 4 डायरेक्टर्स हैं ये इन 4
लोकल बोर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक यहां से होगा, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से। उसके बाद 10 डायरेक्टर्स जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है एंड 2 और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। टोटल ये बनते हैं 21 मेंबर्स। नाउ इनमें से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं, वो है गवर्नर एंड डिप्यूटी गवर्नर्स। नाउ गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास एंड डिप्यूटी गवर्नर्स 4 होते हैं। उनमें से पहला कौन सा है? महेश कुमार जैन, सेकंड एम राजेश्वर राव, थर्ड एम डी पात्रा एंड फोर्थ टी रवि शंकर, जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ आरबीआई, यानी कि जो आरबीआई के ऑफिसर्स होते हैं उनको कहां कहां ट्रेनिंग दी जाती है। 3 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। उनमें से पहला आरबीआई एकेडमी जो लोकेटेड है मुंबई में, कभी कभार एग्जामिनेशन में हो सकता है पूछा जाए, इसलिए यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद सेकंड है रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज चेन्नई में, थर्ड है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग पुणे में। उसके बाद 3 और ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको आरबीआई रन करती है। उनमें से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट पुणे में लोकेटेड है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च ये मुंबई में लोकेटेड है, एंड इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी ये लोकेटेड है हैदराबाद में। लास्ट टाइम आरबीआई ग्रेड बी के एग्जामिनेशन में इनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए ये भी मैंने यहां पे डाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई। नाउ सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई, इसका क्या मतलब है? ऐसी कंपनीज जिनमें आरबीआई की 100% ऑनरशिप है। आरबीआई की 4 सब्सिडरीज हैं। यहां से एग्जामिनेशन में ज्यादातर फुल फॉर्म पूछी जाती है। जो पहली सब्सिडरी है वो है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में DICGC भी कहते हैं। यह आपको याद रखना है। इसकी DICGC इसकी क्या फुल फॉर्म है, तो यह आपको याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में है। उसके बाद सेकंड हमारे पास है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में BRBN MPL कहते हैं। नाउ इस कंपनी का क्या काम है? इसके अंडर 2 प्रिंटिंग प्रेस आती हैं जो कि नोट्स को प्रिंट करती हैं। नाउ ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी फरवरी 1995 और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलुरु में है। नाउ ये जो 2 प्रिंटिंग प्रेस हैं जो कि BRBN MPL इसके अंडर आती हैं, वो कहां कहां पे है? एक है मैसूर कर्नाटका में और सेकंड है वेस्ट बंगाल के सैलबुनी में। इंडिया में जो टोटल प्रिंटिंग प्रेस है वो है 4। उनमें से 2 प्रिंटिंग प्रेस उनमें ऑनरशिप है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, और उसके बाद 2 और प्रिंटिंग प्रेस हैं जो किसकी हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और ये कहां कहां पे है? नासिक महाराष्ट्र में एंड देवास मध्य प्रदेश में। ये चीज आपको याद रखनी है। टोटल प्रिंटिंग प्रेस कितनी है? 4। उनमें से 2 ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कहां कहां पे है? मैसूर में और सैलबोनी में। ठीक। उसके बाद 2 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कहां कहां पे? नासिक एंड देवास में। उसके बाद जहां पे कॉइन मिंट होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 4 हैं, और सारे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आउंड है, बिकॉज आरबीआई जो है कॉइन को इशू नहीं करता है। और ये मिंट्स कहां कहां पे लोकेटेड है? मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता एंड नोएडा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद जो थर्ड सब्सिडरी है आरबीआई की वो है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, रिबिट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं, और इसका हेडक्वार्टर भी कहां पे है? मुंबई में। ओके। एंड देन लास्ट वन इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, IFTAS, और इसका हेडक्वार्टर भी कहां पे है? मुंबई में है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। हम सब जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को कौन फ्रेम करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और क्यों फ्रेम करता है? इन ऑर्डर टू मेंटेन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। एक इकोनॉमी में
इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कब आएगी? जब एक इकोनॉमी का जो इन्फ्लेशन रेट है वो स्टेबल रहेगा। जो इन्फ्लेशन रेट है ये डिपेंड करता है उस इकोनॉमी में जो फ्लो ऑफ मनी है वो कितना है। अगर ज्यादा फ्लो ऑफ मनी होगा तो ज्यादा इन्फ्लेशन होगा, अगर कम होगा तो उसी हिसाब से जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी क्या होगा? कम होगा। अब ये जो हमारे पास पैसे इकोनॉमी में फ्लो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है। किसके थ्रू? पॉलिसी इंटरेस्ट रेट के थ्रू। अब ये पॉलिसी इंटरेस्ट रेट क्या होता है? ये हमारे पास होता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड बैंक रेट। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये क्या करती है? सबसे पहले ये इन्फ्लेशन रेट ये टारगेट सेट करती है कि 5 इयर्स में इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है अंडर द सेक्शन 45ZB और इसका क्या काम है? टू डिटरमाइन द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट, यानी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड बैंक रेट। क्यों? इन ऑर्डर टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। सबसे पहले ये कमेटी क्या करेगी? इन्फ्लेशन टारगेट सेट करेगी, उसके बाद उसी हिसाब से जो पॉलिसी इंटरेस्ट रेट है उसको डिटरमाइन करेगी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसकी शॉर्ट फॉर्म है MPC, इसको सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 29 सितंबर 2016। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इन्फ्लेशन टारगेट सेट किया है फॉर द फिस्कल ईयर 2025-2026 कितना है? 4%। ठीक है, और जिसका लोअर टॉलरेंस लेवल कितना है? वो है 2% एंड अपर टॉलरेंस लेवल है 6%। ठीक है, यानी कि जो इन्फ्लेशन है वो कम से कम 2% होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए? 6%। ना ही 2% से कम होना चाहिए और ना ही 6% से ज्यादा होना चाहिए। इस इन्फ्लेशन टारगेट को अपने माइंड में रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इंटरेस्ट रेट फिक्स किए हैं, जिसमें रेपो रेट कितना है? 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड बैंक रेट वो है 4.25%। नाउ ये जो रेट है इनको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है। नाउ ये जो रेट है ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हर 2 महीने में चेंज करती है। ठीक है, लेकिन अभी कंसेक्टिवली 7 बार ऐसा हुआ है ये अनचेंज रहे हैं। लगभग 14 मंथ से ये बिल्कुल अनचेंज है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग्स है वो कम से कम 4 बार होनी चाहिए ईयर में, और इस ईयर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की टोटल 6 मीटिंग्स है जिनका स्केड्यूल ऑलरेडी निकल चुका है। ठीक है, तो ये आपको सारा क्या करना है? याद रखना है। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। इनमें से 3 मेंबर्स होते हैं RBI के और 3 होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। 3 जो RBI के होते हैं उनमें से पहला होता है गवर्नर ऑफ RBI, जो कि इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरमैन और हेड होता है, और एट प्रेजेंट कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक, उसके बाद डिप्यूटी गवर्नर होता है RBI का, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इंचार्ज होता है, और एट प्रेजेंट कौन है? MD पात्रा। उसके बाद एक और ऑफिसर होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिसको नॉमिनेट कौन करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI, और एट प्रेजेंट कौन है? MK सागर। उसके बाद जो 3 मेंबर्स होते हैं ये होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है? अपॉइंट करती है। एट प्रेजेंट कौन है? आशिमा गोयल, जयंत R वर्मा एंड शशांक भिड़े। ठीक है, नाउ ये जो गवर्नमेंट के मेंबर हैं ये होते हैं 4 साल के लिए, और ये दोबारा रीअपॉइंट नहीं होते, यानी कि एक बार हो गए उसके बाद दोबारा ये इस कमेटी के मेंबर नहीं बन सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे वेज एंड मींस एडवांसेस। नाउ वेज एंड मींस एडवांसेस एक ऐसी स्कीम है जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट भी एंड स्टेट गवर्नमेंट भी RBI से बोरो कर सकती है, यानी RBI से उधार ले सकती है। यह स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी
इन द ईयर 1997। लेकिन यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड स्टेट गवर्नमेंट है, ये सिर्फ टेम्परेरी मिसमैच इन रिसीट्स एंड पेमेंट्स उसको मीट करने के लिए वेज एंड मींस एडवांसेस के थ्रू आरबीआई से बोरो कर सकती हैं। यानी वेज एंड मींस एडवांसेस के थ्रू जो गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट है, ये लॉन्ग टर्म के लिए बोरो नहीं कर सकती है। ओके, और जो भी अमाउंट बोरो किया है उसको विद इन 90 डेज वापस करना पड़ेगा। और अगर 90 डेज में वापस नहीं किया, जो इंटरेस्ट रेट वेज एंड मींस एडवांसेस के हिसाब से लगता है उसके ऊपर 2% उसके ऊपर चार्ज लगेगा। ठीक है, और जो वेज एंड मींस एडवांसेस के थ्रू बोरो किया है, अब वो किस में जाएगा? ओवरड्राफ्ट कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, नाउ वेज एंड मींस एडवांसेस में जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू रेपो रेट। जो भी रेपो रेट होगा उसी हिसाब से यहां पे भी इंटरेस्ट रेट लगेगा। एट प्रेजेंट कितना है रेपो रेट? 4%। ठीक है, और जो वेज एंड मींस एडवांसेस में इंटरेस्ट चार्ज होता है वो भी कितना है? 4%। नाउ वेज एंड मींस एडवांसेस के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई बैठ के एक लिमिट फिक्स करती हैं। जैसे अप्रैल टू सितंबर एक लिमिट फिक्स की जाती है, एंड अक्टूबर टू मार्च दूसरी लिमिट फिक्स होती है। ठीक है, नाउ रिसेंटली क्या हुआ है, जो लिमिट फिक्स हुई थी फरवरी 2016 में 32,225 करोड़ स्टेट्स के लिए एंड यूटीज के लिए, यानी स्टेट्स एंड यूटीज आरबीआई से बोरो कर सकती थी एक साल में कितना? 32,225 करोड़। अब ये 46% इंक्रीज किया गया है, और जो न्यू लिमिट है वो है 47,010 करोड़। यानी जो स्टेट्स हैं एंड यूटीज हैं, अब वो वेज एंड मींस एडवांसेस के थ्रू आरबीआई से एक साल में 47,010 करोड़ बोरो कर सकते हैं। अगर हम एट प्रेजेंट की बात करेंगे, ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, जो वेज एंड मींस एडवांसेस की लिमिट स्टेट्स एंड यूटीज के लिए है वो है 51,560 करोड़। ये चीज आपको याद रखना है, ये टेम्परेरी है, ये अप्रैल से लेके सितंबर तक है। ठीक है, ये जो है चलती रहेगी, लेकिन ये टेम्परेरी जो है इंक्रीज की गई है। ये पहले भी थी जब से कोविड-19 स्टार्ट हुआ है, और इसी को आगे एक्सटेंड किया है। ठीक है, ये टेम्परेरी है और ये परमानेंट आप समझो। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो लिमिट है वेज एंड मींस एडवांसेस के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट जो आरबीआई से बोरो कर सकती है, वो अप्रैल से लेके सितंबर तक कितना है? 1.20 लाख करोड़। ओके, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, जिसको आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया 17 अगस्त 2021। नाउ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, आपको नाम से ही पता चल गया होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है इसमें कितनी परसेंट पॉपुलेशन फाइनेंशियली इंक्लूड है, यानी जिनको फाइनेंशियल सर्विसेज मिलती हैं, जैसे बैंकिंग फैसिलिटी है, ऑनलाइन बैंकिंग है, इंश्योरेंस है। ठीक है, तो कितनी परसेंट पॉपुलेशन फाइनेंशियली इंक्लूड है, तो ये इंडेक्स इसी में क्या करता है? डील करता है। अब इस इंडेक्स में किस तरह से वैल्यूज दी जाती है? वो दी जाती है 0 से लेके 100 तक, जहां पे 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन। यानी कि अगर हम किसी विलेज की बात करेंगे, वहां पे मिला 0, यानी इस विलेज में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसको फाइनेंशियल सर्विसेज मिलती है, किसी के पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अगर 100 पॉइंट्स मिलेंगे तो ये क्या इंक्लूड करेगा? फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन। और अगर किसी विलेज को 100 पॉइंट्स मिलेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इस विलेज की जितनी भी पॉपुलेशन है सबको फाइनेंशियल सर्विसेज मिलती हैं। ठीक है, नाउ इस फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में 3 ब्रॉड पैरामीटर्स हैं। उनमें पहला कितना है? एक्सेस, यानी कितना आप फाइनेंशियल सर्विसेज को कितना आसानी से आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और इसकी वेटेज कितनी है?
35%। उसके बाद यूजेज, एक्सेस तो हो रही है लेकिन आप उनको यूज नहीं कर पाते हो, आपके पास वो तरीका नहीं है, आपको नहीं आता है कि इन सर्विसेज को हम कैसे यूज करें, और इसकी वेटेज कितनी है 45%। उसके बाद क्वालिटी, आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उसकी क्या क्वालिटी है, और इसकी वेटेज कितनी है 20%। नाउ जो टोटल पैरामीटर्स हैं वो है 97, जिनमें ब्रॉड पैरामीटर्स 3 है, एक्सेस, यूजेज एंड क्वालिटी। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो इस साल रिलीज हुआ है उसमें पॉइंट बनते हैं 53.9 एज कंपेयर टू ईयर 2017। उस टाइम पे पॉइंट कितने बनते थे 43.4, यानी कि 2017 में कम लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज मिलती थी एज कंपेयर टू 2021। ठीक है, और ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है ये हर साल जुलाई में क्या होगा रिलीज होगा। इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।